चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। He sold the stock at rupees 25 lakh. You are required to compute the capital gain. इसमें क्या क्या इंसिडेंस हुआ है कुछ पता है? क्या इसमें कैपिटल गेन आएगा भी या नहीं आएगा? कौन से साल का कैपिटल गेन आएगा, कब आएगा? ये कब ट्रांसफ़र किस साल हुआ है? 1 नवंबर 2023 को। चलो इस साल ट्रांसफ़र हुआ है और इस फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कैपिटल गेन निकालना है ना? हाँ जी, इस वाले उसमें ये ट्रांसफ़र कब हुआ है? 1 नवंबर 2023। हाँ, तो ये सब लोग आप गलत कर रहे हो, आपको क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आया। ये कब ट्रांसफ़र हुआ एक बार दोबारा देखो जरा। 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफ़र हो गया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज अ ट्रांसफ़र एज पर सेक्शन 45। सेक्शन 45 ने बोला था अगर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दोगे स्टॉक इन ट्रेड में तो ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। उसने कन्वर्ट कब करा? 1 जनवरी 2022 को मिसेज एम जो है 1 जनवरी 2022 को अपनी ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी ज्वेलरी उठा के दुकान में कब रख दी थी? 1 जनवरी। हाँ, तो जनवरी में ही तो ट्रांसफ़र हो गया। कैपिटल गेन कब आता है? कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट कब ट्रांसफ़र हुई है? 1 जनवरी 2022 को तो कन्वर्ट हो गए। ये क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड को मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपके पास से तो कैपिटल एसेट आज ही चली गई ना। कब चली गई? 1 जनवरी 2022 को। ट्रांसफ़र का एरिया है 1 जनवरी 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। ट्रांसफ़र का एरिया है फाइनेंशियल ईयर 21-22। लेकिन कैपिटल गेन फाइनेंशियल 21-22 में नहीं लगेगा। क्या वो स्टॉक उसी साल में बिक गया? 10 के 10 लाख की ज्वेलरी, 10 के 10 लाख की ज्वेलरी बिकी कब है? नवंबर 23 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आके ज्वेलरी बिकी है। तो ये कौन सा केस था पता है? कोई बता सकता है कौन सा केस था? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 4 एक्सेप्शन पढ़े थे हमने पिछली क्लास में। हेलो, 4 एक्सेप्शन पढ़े थे कि जब जहाँ पे ट्रांसफ़र किसी और साल में चले जाता था और कैपिटल गेन किसी और साल में चले जाता था। 45(2) था ये। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने अपनी कैपिटल एसेट आज ही दुकान में ट्रांसफ़र कर दी। आज का मतलब इस हिसाब से 1 जनवरी 2022 को आपने ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा? जब वो स्टॉक बिकता है उस साल लगता है। कन्वर्जन कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र माना जाएगा जनवरी 2022 को। दैट मीन्स द ट्रांसफ़र हैज़ टेकन प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 बट इट शैल बी टैक्सेबल द ईयर इन विच स्टॉक सोल्ड। जब आप स्टॉक बेचोगे उस साल 2 इनकम आएंगी, इसको बिजनेस इनकम भी आएगी और कैपिटल गेन की इनकम भी आएगी। इस साल पीजीबीपी की इनकम कितनी है बता सकते हो? पीजीबीपी का प्रॉफिट कितना है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बिजनेस का प्रॉफिट कितना आ रहा है? बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट जैसे निकालते हो। अगर और कोई खर्चे नहीं तो वही प्रॉफिट भी है, वही नेट प्रॉफिट भी है। तो परचेज कितने की है इसकी? 10 लाख। बिजनेस में परचेज 10 लाख की है? नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन 18,50,000। जिस दिन आपने 10 लाख की तो उसने ओरिजिनल ज्वेलरी खरीदी जिसे वो गोडाउन स्टॉक में लेकर आई। लेकिन जब वो स्टॉक में लेकर आई उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 18,50,000 थी। तो बिजनेस में परचेज कॉस्ट कितनी है? 18,50,000 और सेल वैल्यू कितनी? 25 लाख। तो 6,50,000 रुपये उसकी बिजनेस का प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट मान लो, नेट प्रॉफिट मान लो, बीजीबीपी की इनकम है 6.5 लाख रुपये। लेकिन जो उसका कैपिटल गेन निकलेगा वो कैसे निकलेगा? देखो इसकी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करेंगे अगर हम। देखो अब इसकी क्या है? सेल कंसिडरेशन कितना है? ये क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में भी पड़ा हुआ। सेल कंसिडरेशन कितना है इसका? कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन कितना? 18.5 लाख। 25 लाख तो बिजनेस में स्टॉक बिका है। कैपिटल गेन की सेल कंसिडरेशन 18.5 लाख है। वो तो स्टॉक बेचा है 25 लाख रुपए का उसने। देखो जो कैपिटल गेन की ट्रांसफ़र वैल्यू है वही बिजनेस की कॉस्ट है स्टॉक की। बिजनेस में स्टॉक कितने में है? 18.5 लाख में। तो यानी कि जो ट्रांसफ़र हुआ उस दिन कितने की थी फेयर मार्केट वैल्यू थी? जिस दिन आपने ट्रांसफ़र करा स्टॉक को उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? वही आपका सेल कंसिडरेशन है इन केस ऑफ कन्वर्जन। तो 18.5 लाख रुपए की कैपिटल वो है सेल कंसिडरेशन। ये बात समझ में आई? 18.5 लाख कैसे आई? वहाँ पे तो फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखो
जब मेरा घर का रखा हुआ ज्वेलरी मैं दुकान पे लेकर आया हूँ, तो क्या मैंने उस दिन वो ज्वेलरी किसी को बेची है? नहीं बेची नहीं है ना, तो मेरे को पैसे मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एज पर सेक्शन 45(2) क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड शैल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफ़र। तो जब मैं ट्रांसफ़र मान लिया तो उस दिन मुझे सेल कंसिडरेशन कैसे पता लगेगा? उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, जो कैपिटल गेन में मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है उस दिन की, वो मेरे उस एसेट का ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र की वैल्यू, सेल ट्रांसफ़र क्या, रियलाइजेशन, नेट सेल कंसिडरेशन उस दिन का वो है। और वही जब मेरे को कैपिटल गेन वाले एंड पे 18.5 लाख में मेरा सेल कंसिडरेशन है, तो बिजनेस वैल्यू एंड पे वही मेरी परचेज कॉस्ट बन जाएगी 18.5 लाख रुपए की। तो मैंने 1 जनवरी 2022 को जब मैंने स्टॉक को अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में ट्रांसफ़र करा, कन्वर्ट करा, तो मेरे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाती है, क्योंकि कैपिटल गेन तो किसी और साल में राइज हो रहा है ना। तो ये 18.5 लाख रुपए की सेल कंसिडरेशन है। दैट इज़ द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, FMV एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। यही सेल कंसिडरेशन होता है। अब इसमें कॉस्ट टू सेल तो कुछ है नहीं, तो यही नेट कंसिडरेशन है, लेस कॉस्ट टू सेल। अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह होती तो वो नील हो जाता है, लेकिन ब्रोकरेज तो है ही नहीं उसमें। तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है? क्या जी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहे हैं ना अभी, अब तो नेट कंसिडरेशन आया है, ये तो नेट सेल कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन कॉस्ट एक्विजिशन घटती है ना, कैपिटल गेन को ही है, ये नेट सेल कंसिडरेशन है। ऊपर ये ग्रॉस था, लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र थी, अब ये नेट आ जाएगा, नेट कॉस्ट ऑफ नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी? इज इट इंडेक्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली? देखो जरा सवाल को देखो, ये जो ट्रांसफ़र हुई है वो लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म थी? ये जो ट्रांसफ़र हुई है ज्वेलरी, इट वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो कैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाई क्या? DII ऑफ परचेज, CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? देखो जरा, कॉस्ट कितनी थी पहले? तो कॉस्ट कितनी थी इसकी? 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी, है ना। ज्वेलरी कितने की थी? 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, 10 लाख, यहाँ पे आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख डिवाइडेड, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का CII देखना पड़ेगा ना। CII यहाँ पर दिए हुए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का CII है 317 और सेल का है 348, 348 डिवाइडेड बाई 317 मल्टीप्लाइड बाई 348। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये 10,97,000, ये इसका क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,52,208 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल। और इसने क्या है? ही सोल्ड द स्टॉक, ये बस इसमें 54F वाला कोई कहानी है नहीं अभी, है ना। तो ये तो इतना ही था, तो ये था LTCG। अब इसमें चैलेंज क्या था कि आपको ढूंढना ये था कि ट्रांसफ़र किस साल हुआ और इंडेक्सेशन कहाँ तक होगी। इसमें स्टॉक तो बिका करंट ईयर में, लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ पे रोक दिया आपने? अरे एक मिनट रुको, एक गड़बड़ हुई, रुको। CII 317 है ना, ईयर परचेज का ईयर क्या था? 2016 का CII लेना था ना, परचेज नीचे गलत CII लिया हमने। 16 कब लिया? ये जनवरी 16, 15-16 का CII कितना है? 254। यहाँ आएगा 317, यहाँ आएगा 254, क्योंकि हेलो ये समझ आया क्यों हुआ था यहाँ पे 254? ये 2016 का CII क्यों नहीं? 15-16 का CII क्यों, इसका लिया क्यों लिया हमने? 15-16 का CII, यहाँ पे 15-16 का CII आएगा जिस साल उसने खरीदी थी। यहाँ पे 317 क्यों हुआ? क्योंकि उसने जनवरी 22 में बेच दिया। 21-22 का CII कैपिटल गेन आया इस साल में जिस साल स्टॉक बिका है, लेकिन इंडेक्सेशन कब तक होगा? जिस साल आपने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इंडेक्सेशन उसी साल तक रुक जाता है जिस साल तक आप ट्रांसफ़र करते हो। तो ये लिखा है क्या? ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। ईयर ऑफ ट्रांसफ़र अभी हमने क्या डिसाइड किया था? 2022 में ट्रांसफ़र हुआ है ना, 21-22 में ट्रांसफ़र हुआ है। तो 21-22 का जो CII है वो ये रहा 317। 21-22 का आपका स्टॉक 2022 में ट्रांसफ़र हो गया, जनवरी 22 में। तो जिस साल ट्रांसफ़र होता है उस साल का कैपिटल गेन का टैक्स हमें इस साल लगेगा। इस 6,01,000 पे टैक्स हमें इस साल देना है।
लेकिन इंडेक्सेशन हम कब तक करेंगे, जिस साल तक हमारे पास स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ तक का। टैक्स लगेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, है ना, असेसमेंट ईयर 24-25 में। देखो कैपिटल गेन की इनकम भी मैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए निकाल रहा हूँ ये रही। लेकिन आपको इंडेक्सेशन उसी साल पे रोक देना पड़ेगा जिस साल पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र तो आपने 21-22 में कर दिया था, जनवरी 22 में 21-22 फाइनेंशियल ईयर था, 21-22 में ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र के लिए जो CII है, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र 2021-22 कहलाएगा। ये तो ईयर ऑफ परचेज 254 होना ही होना था किसी भी हालत में, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ठीक है। अब इसमें अगर इसने कोई परचेज अर्चेज कुछ और करी होती, सेक्शन 54-54F का कोई बेनिफिट लेना होता तो मिल जाता है, उसने कुछ लिया नहीं है, तो यही आपका LTCG है। इस पर टैक्स देना पड़ेगा। इस पर टैक्स कितने रेट से है? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 20% का टैक्स है, अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज होती तो उस पर 10% है, वो भी 1 लाख रुपये के बाद। पहले 1 लाख रुपये एग्जम्प्ट है। अगला वाला क्या था? M परचेज रेजिडेंशियल हाउस। M ने 1 जुलाई 2016 को परचेज रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 जुलाई 2016 ₹25 लाख। मिस्टर M ने 25 लाख रुपए का एक मकान खरीदा एंड कंस्ट्रक्टेड इट फर्स्ट फ्लोर। 2019-20 में एक फ्लोर और बनाया एंड इनकर्ड कॉस्ट ₹12 लाख। 25 लाख का मकान खरीदा था, 2019-20 में 12 लाख रुपए खर्च करके एक फ्लोर और तैयार करा। देयर आफ्टर इन द ईयर 21-22 उसने 21-22 में फिर एक फ्लोर सेकंड फ्लोर और बना दिया जिस पर 10 लाख रुपए खर्च हुए। ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी ऑन दिसंबर 2023, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 65 लाख रुपए का मकान बेच दिया। ही पेड ब्रोकरेज 2% ऑन सेल कंसिडरेशन। What will be the amount of the capital gain in the taxable in the hands of Mr. M for the assessment year 24-25? पहली बात तो ये ट्रांसफ़र किस साल में हुआ है? हाँ, 23-24 वाले फाइनेंशियल में। तो कैपिटल गेन भी 23-24 ही निकालना। असेसमेंट ईयर नीचे जानबूझ के मैंने असेसमेंट ईयर लिखा है ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहना चाहिए। यहाँ तो पूरा ही कन्फ्यूजन हो गया। मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी कर रहा हूँ, यहीं से काम चल जाएगा हमारा ना। सेल कंसिडरेशन कितना है? ये एक्चुअल में यहाँ पे आप फेयर मार्केट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, ये तो एक्चुअल है ना। जितना है, कितना है? 65 लाख रुपए का बेचा है। तो सेल कंसिडरेशन में सीधे 65 लाख रुपए लिख दूँ। इसने 2% की ब्रोकरेज भी दी है, लेस कॉस्ट टू ट्रांसफ़र। ब्रोकरेज घट के ये आ गया 63 लाख रुपए का, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कहानी 2 बार जाएगी आगे, क्योंकि इसने 2 बार इम्प्रूवमेंट भी कराया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी घटेगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कितने खरीदी? 25 लाख की। 25 लाख की खरीदी थी इन द ईयर, हाँ इसमें कटी हुई प्रिंट आउट में, इसमें खरीदी 2016 में, यानी कि 16-17 जुलाई 16 का 16-17 का CII, 16-17 का CII है 264, ये रहा, है ना। 16-17 का 264, यहाँ तो आएगा 264। और बेचने वाला ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 दिसंबर, ये 348 ही लगेगा, यहाँ पे 348 ही लगेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी 2 बार इम्प्रूवमेंट, उसे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट, 2 बार इम्प्रूवमेंट भी है तो इम्प्रूवमेंट भी घटेगी। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये एक्विजिशन नहीं है, इम्प्रूवमेंट। पहले बार इम्प्रूवमेंट में कितने लगे? 12 लाख रुपए, है ना। और लगाए कब है 12 लाख रुपए? 20 में 19-20 में लगाए 12 लाख रुपए। तो 19-20 का CII देखो जरा कितना है? 19-20 का CII है 289, ये रहा 19-20 का CII है 289। यहाँ पे नीचे जाएगा ये, है ना, ईयर ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे जब इम्प्रूवमेंट में आते हैं तो यहाँ पे इसका फार्मूले का नाम हो जाता है इट्स CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। 289 ये चला गया। एक इंडेक्स इम्प्रूवमेंट और कराई है इसने, है ना, एक इम्प्रूवमेंट और कराई है। वो कौन सा? 21-22 में। 21-22 का कितना? 217। 21-22 का 317 21-22 का CII। 21-22 का CII 317 और ऊपर कॉस्ट चेंज होगी। ऊपर कितनी लगाई दोबारा उसने? 10 लाख। 10 लाख। तो ये टोटल इसने इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स, एक्विजिशन सब आ गई। तो अब ये टोटल इसमें से घटा दो, नेट का LTCG आ जाएगा। नेट LTCG निकालने के लिए आपको क्या करना है? नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तीनों चीज़ें घटा दो। ये इसका 5,31,000 रुपये का कैपिटल गेन आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है।
ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इसने कुछ और करा इसमें, परचेज वगैरह कुछ और नहीं, और कुछ नहीं करा, ये सेम टू सेम है। यहाँ तक आ गया क्यों समझ में? Yes. अब यहाँ पे है कुछ कहानी चैलेंज थोड़ा सा जो मैंने अमेंड करा था। यहाँ पे क्या है, मिस्टर गिरीश परचेज हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 15 लाख, लेटर ऑन ट्रांसफर द सेम प्रॉपर्टी टू हिज सन। मिस्टर गिरीश ने अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदी 15 लाख रुपए की अप्रैल 2010 में, और उसने बाद में अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी अप्रैल 2016 में, यानी कि 6 साल बाद अपने बेटे को ट्रांसफ़र की। 10 में ली थी, 16 में ट्रांसफ़र कर दी। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016, जिस दिन ट्रांसफ़र करी उसने अपने बेटे को, उस दिन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई थी 25 लाख रुपए। लेकिन बेटे से पैसे नहीं लिए, बस ट्रांसफ़र कर दिए बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी। हरी सोल्ड, यानी कि उसके बेटे ने, गिरीश के बेटे ने, हरी सोल्ड दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर 65 लाख रुपीज ऑन 31 जनवरी 2024। उनके बेटे ने 31 जनवरी 2024 को प्रॉपर्टी 65 लाख रुपए की बेच दी। फर्दर परचेज द न्यू हाउस प्रॉपर्टी रुपीज़ 15 लाख रुपए की नई प्रॉपर्टी खरीदी 31 जनवरी 2025 को। और व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर गिरीश, ये निकाल पाओगे? मिस्टर गिरीश एंड हरीश, इसमें किस किस का कैपिटल गेन आएगा? हरीश का भी आएगा, गिरीश का भी आएगा या नहीं? दोनों का आएगा, एक का आएगा कैपिटल गेन? दोनों का आएगा, एक का आएगा। किसका? गिरीश का या हरी का? गिरीश का नहीं आएगा कैपिटल गेन। हाँ जी, हरी का आएगा। गिरीश का क्या होगा? कुछ नहीं, गिरीश ने तो ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर पे ही तो कैपिटल गेन आता है। सर वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, उसकी वो नेट सेल निकाली थी। तो इसको कोई अमाउंट नहीं मिली ना कि इसको? हाँ, उसको कोई अमाउंट नहीं मिली। एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर थ्रू अ गिफ्ट विल इज नॉट अ कैपिटल गेन, है ना? वो कैपिटल, वो ट्रांसफर जो है कैपिटल गेन माना ही नहीं जाता। गिफ्ट और विल के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफरर के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं आता। तो ये कैपिटल गेन इस पर नहीं लगेगा, गिरीश को, हरीश को लगेगा। तो हरीश को लगेगा तो फिर से वही, अब तो इसमें खाली इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ही आएगी, एक पहले वाला ही ले लेते हैं। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि ट्रांसफ़र किस साल में हुआ। अगर आप ट्रांसफ़र आइडेंटिफाई कर लोगे तो काम चल जाएगा। आधा काम तो वही है। सेल कंसिडरेशन 65 लाख है और कॉस्ट कुछ है नहीं, ट्रांसफ़र की कॉस्ट है नहीं। अब ट्रांसफ़र हुआ है तो 23-24 में, तो इसका तो 348 ही है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे परचेज, अब पहली बात तो यहाँ पे अब ये आएगा, गिरीश ने मकान 2010 में 15 लाख खरीदा, जिस दिन ट्रांसफ़र हुए उनके बेटे को उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर हरी क्या होगी? यहाँ पे मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी है ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चाहिए मुझे? 25 लाख। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चाहिए? ये भी उस एक्सेप्शनल में है जब कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर चली जाती है। जब आप किसी स्पेशल केस में प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो, गिफ्ट इनहेरिटेंस फॉर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HUF, प्रॉपर्टी ऑफ द HUF, cost shall be treated the cost of the previous owner and period of holding shall be considered from the period of holding of the previous owner। 45 था ये, जब प्रीवियस ओनर की कॉस्ट और प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड काउंट करते हैं, ये वो वाला केस था। ये मतलब केस बेस पे बनाए थे जो हमने एक्सेप्शन पढ़े थे, क्योंकि नॉर्मल तो सब कुछ ऐसा है जिसकी कॉस्ट है वो है ही है। तो 25 लाख का इसमें कोई रोल नहीं है। ज्वेलरी वाले में कॉस्ट केस था क्योंकि 45(2) था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड था, इसलिए वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आपने कंसिडर कर दी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है बाय वे ऑफ गिफ्ट हुई है, बेटे को ट्रांसफर हो गई गिफ्ट इनहेरिटेंस की वजह से। गिफ्ट इनहेरिटेंस और पार्टीशन ऑफ द HUF, अगर जो 64(4) लगता है, पार्टीशन ऑफ HUF की वजह से अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर, जब उसने खरीदा था। तो इसमें 1 अप्रैल 2016 को कोई लेना देना नहीं है, बस खाली कहने के लिए कहानी थी ये कि सारी चीज़ें 2010 से 2025 में जाके बातें आएंगी। यानी कि परचेज ईयर क्या है? 2010 को आपने परचेज करा था अप्रैल 2010 में, 10/11 फाइनेंशियल ईयर 10/11 167, और कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कितनी है? 15 लाख रुपए। 25 लाख का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आएगा 15 लाख रुपए, यहाँ पे आएगा 200 11 पड़ गया था ना अभी, 10/11 167 सॉरी 167। सेल तो इसी में हुई है, क्लियर है?
यस सर। अब क्या हुआ है, इसमें कुछ और हुआ है इसके बाद? हाँ नहीं, बस यही था कहानी, इसमें कुछ नहीं था। इस सिंपल, बहुत सिंपल था, इसमें खाली ट्रांसफ़र का ईयर पहचानने का खेल था। हर एक में कुछ ना कुछ टेक्निकल पेज हैं, इसलिए ये सवाल ड्राफ्ट किए थे मैंने आपके लिए ना। आपने पढ़े भी नहीं, देखा भी नहीं, करते कहाँ से? तो गिरीश को कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा ना, 56(2)(10) लगेगा। गिरीश के लिए कुछ नहीं है, हरी के लिए 56(2)(10) नहीं है, मतलब गिफ्ट की इनकम टैक्सेबल नहीं है हरी के हाथ में भी, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम गिफ्ट और इनहेरिटेंस। गिफ्ट और इनहेरिटेंस में ब्लड रिलेशन में आने वाली प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती है, और रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है। और गिरीश के हाथ में तो वैसा ही नहीं है, क्योंकि उसने बेटे को ट्रांसफ़र करी है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र कब आएगा? जब हरी ने बेच दिया। अब ये क्या था? मिस्टर वाइज लैंड वॉज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाई। थर्ड वाले क्वेश्चन में उसकी जो कैपिटल गेन हुआ उसको, हाँ, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा? नहीं एग्जाम नहीं, कैपिटल गेन पर टैक्सेबल है। ये 33 लाख रुपए कैपिटल गेन टैक्सेबल है। नहीं, उसके बाद उसने एक नया हाउस लिया ना, बट वो 15 लाख का था। अच्छा हाँ, ये है ना इसमें, क्या, सॉरी, हाँ, फर्दर परचेज अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए की एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ले। एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, वो माइनस कर देंगे इसमें से। यहाँ पे लिखो लेस अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 कहता है टू द एक्सटेंट कैपिटल गेन अराइजेज। कैपिटल गेन तो सिर्फ 34 लाख का, लेकिन उसने नई प्रॉपर्टी खरीदी कितने की? 15 लाख की खरीदी, तो ठीक है 15 लाख रुपए पे टैक्स कम देगा, तो ये आ जाएगा नेट LTCG। इस पे टैक्स लगेगा। 33 लाख का टोटल था, ग्रॉस था, 15 लाख की 54 की डिडक्शन ले ली, एग्जाम्पशन ले ली, 18,74,000 रुपये नेट कैपिटल गेन आ गया इसका टैक्सेबल। इस पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब फोर्थ, मिस्टर वाइज लैंड वॉज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 को मिस्टर वाई की लैंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली। द कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट वाज 80 लाख। गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस करा। ऑन 15 मार्च 2024 ही रिसीव्ड 20 लाख। उसे 20 लाख रुपए मिल भी गए 15 मार्च 2024 को, यानी कि विद इन द फाइनेंशियल ईयर 15-20 लाख रुपए मिल भी गए। टोटल आउट ऑफ टोटल अमाउंट, जो टोटल 80 लाख रुपए का था उसमें से 20 लाख रुपए मिल भी गए। एंड देयर आफ्टर ही रिसीव्ड सम ऑफ ₹60 लाख ऑन 15 मई 2024। उसके अगले फाइनेंशियल में बचे हुए 60 लाख रुपए मिल गए। द लैंड वॉज परचेज बाई वाई इन 1988। 1988 में लैंड परचेज करी थी 12,50,000 रुपये की। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 20 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 18 लाख। वाई बॉट गोल्ड वर्थ ₹55 लाख ऑन 15 जून 2024 को। 15 जून को गोल्ड, जब ऐसे 60 लाख रुपए मिले थे जो मई में, उसी में से उसने 55 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया। कैलकुलेट द कैपिटल गेन। अब इसमें पहले 2-3 क्वेश्चन। पहली बात तो ट्रांसफर किस साल में हुआ है? 15/3/2024 फाइनेंशियल ईयर। तो ट्रांसफर किस साल में हुआ? फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कैपिटल गेन निकालना है ना, 23-24 में ट्रांसफर हुआ। और सेल कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख। सेल कंसिडर कितना है? 20 लाख सर। हाँ नहीं, मैं आपका सुन लिया मैंने बच्चा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, 23-24 में सेल कंसिडरेशन 20 लाख करें पंकज। 80 लाख। ये है सेक्शन 45(5). आपका कैपिटल गेन उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में आपको इनिशियल कंसिडरेशन मिल गया, पूरा टैक्सेबल है। इनिशियल कंपनसेशन कब मिल गया आपको? 20 लाख रुपए का, उसी साल में मिल गया, तो टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 80 लाख ट्रांसफर होगा, टैक्सेबल होगा। अगर इनिशियल कंपनसेशन आपको किसी भी साल मिल गया तो इनिशियल कंपनसेशन टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट बेसिस। जिस साल भी आपको पहली बार मिलेगा उसी साल पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला कंपनसेशन कब मिल गया आपको? 15 मार्च 2024 को मिल गया, तो पूरा 80 लाख रुपए का ट्रांसफर माना जाएगा, 20 लाख का नहीं माना जाएगा। 60 लाख बाद में मिले जो लेने दो, जो मर्जी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन मिल गया है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उसी का इनिशियल कंपनसेशन का उसी साल में पूरा टैक्सेबल होगा। हाँ, एनहांस कंपनसेशन ऐसा होता है जब जब जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल होगा। तो 80 लाख का आंसर ठीक है, हरप्रीत का आंसर ठीक है, गुरप्रीत का भी गलत था, रितिका भी गलत था। कन्फ्यूजन, बाद में जो भी पैसा मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मोहमाया है। खरीदी हुई है 2001-2 से पहले, इंडेक्सेशन तो 2001 में आया था ना, तो खरीदी थी ये 98 में। जब खरीदी थी तो 12.5 लाख रुपए की थी, और 1 अप्रैल 2001 को जिस साल से इंडेक्सेशन चालू हुआ उस साल उसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 18 लाख रुपए। अब मेरे पास 3 कॉस्ट है,
12.5 लाख रुपए ओरिजिनल परचेज प्राइस, 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 18 लाख। तो अब इंडेक्स के लिए कौन सी कॉस्ट लूँ? और एसएससी के ऊपर अपनी मर्जी होती है एसएससी के पास कि फेयर मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल परचेज प्राइस विच एवर इज हायर होता है। फेयर मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल परचेज कॉस्ट विच एवर इज हायर की रेट होती है अगर आपने इंडेक्सेशन के साल से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, यानी कि अगर आपने कोई 2001 से पहले कोई प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट खरीदी है, प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी कैपिटल एसेट अगर 2001 से पहले खरीदी है जिस पे इंडेक्सेशन अलाउड है, तो इंडेक्सेशन के टाइम पे एसएससी की मर्जी है कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 2001 और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर ले सकता है वो। बट इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, इन केस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 18 लाख। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 12.5। तो 12.5 तो कोई लेगा नहीं, तो 12.5 नहीं लेगा, वो 20 और 18 में से कोई ले सकता है। तो क्या लेना पसंद करोगे आप? 20 लाख आप पसंद लेना करोगे 20 लाख। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में उन्होंने डाल दिया कि फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 18 लाख। तो आपको इंडेक्स करने के लिए कॉस्ट कितनी मिली? 18 लाख। और 2001 का इंडेक्स नंबर था 100, पहला इंडेक्स नंबर 100 ही आया था। जिस साल बेचा उसका 348 चला ही आ रहा है। अब इसको कैपिटल गेन आया 17,36,000 रुपये का। ठीक है, अब ये इसने क्या करा है? 55 लाख रुपीज़ का गोल्ड खरीदा। क्या इससे 54F या 54 की डिडक्शन मिल सकती है? 15 जून को इसे कंपनसेशन मिला था पहली बार, और 3 महीने के अंदर अंदर इसने गोल्ड खरीद लिया ना। 15 जून को मिला था, 15 मार्च को जब मिला था 20 लाख रुपए, तो इसने 15 जून को अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसने गोल्ड में खरीद लिया, इन्वेस्ट कर लिया था पैसा। क्या 54F मिलेगा? 54 मिलेगा या नहीं? यस सर। हाँ जी, 54 मिलेगा या 54F मिलेगा? डिडक्शन 54 में मिलेगी, 54F में मिलेगी? 54 मिलता था, 54 मिलेगा। अच्छा, 54 कब मिलता है? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कब मिलती है? ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड परचेज एंड इन्वेस्टिंग द कैपिटल गेन अमाउंट इनटू अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जब आप कैपिटल गेन कमाते हो ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो, उसको बेच के जो कैपिटल गेन आएगा उससे अगर आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर आफ्टर अगर खरीद लेते हो, तो आपको वो पैसा कैपिटल गेन में एग्जम्पशन दे देता है अंडर सेक्शन 54। तो ट्रांसफर तो इसकी लैंड एंड बिल्डिंग हुई, ये बात तो ठीक है, कंपलसरी लैंड एक्वायर हुई तो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर हुई, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसने क्या नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है? क्या खरीदा इसने? गोल्ड खरीदा। तो 54 मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है आपका क्लाइंट आपसे पूछो, अगर मैंने लैंड खरीद ली, लैंड बेची है, मेरे को कैपिटल गेन आ रहा है, इसे टैक्स बचाने के लिए क्या मैं ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दूं? ज्वेलरी भी बड़ी तेज़ी से भाग रही है, और आपने उसे कह दिया हाँ ले ले, तो गड़बड़ हो जाएगी, डिसीजन गलत हो जाएगा, उसको तो टैक्स लग जाएगा बाद में, क्योंकि ज्वेलरी बेचने खरीदने पे वो मिलता ही नहीं 54। 54F क्या कहता था? कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द एंटायर सेल कंसिडरेशन हैज़ टू बी डिपॉजिटेड, हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इनटू, नहीं 54F कह रहा है वो, तो 54EC है। 54F कहता है या तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अलग है और दूसरा 54EC है। 54F कहता है कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स shall be exempt in proportionate with the amount invested in buying a new house property। आप ज्वेलरी बेचो, मकान बेचो, घर बेचो, लैंड बेचो, कुछ भी बेचोगे, उसको बेच के अगर नया मकान खरीदोगे, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो आपको 54 में एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसकी तो वैसे भी लैंड एंड बिल्डिंग भी की थी, लेकिन इसने खरीद गड़बड़ क्या कर दी, इसने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ना इसे 54 मिलेगा, ना इसे 54 मिलेगा, ना 54F मिलेगा। 54 कहता है कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शैल बी इन्वेस्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर इनटू अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। पुरानी हाउस प्रॉपर्टी बेच के नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो 54 मिलता है। कोई भी कैपिटल एसेट बेच के, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो भी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने के बाद जो कैपिटल गेन आएगा, जो भी सेल कंसिडरेशन आएगा, उस सेल कंसिडरेशन को अगर नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में बे इन्वेस्ट कर देते हो तो 54F मिलता है। इसने खरीदा गोल्ड, तो ना 54 मिलेगा ना 54F मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसके पास जितना कैपिटल गेन है वही लॉन्ग टर्म नेट भी है और वही शॉर्ट टर्म भी है, तो इसे 17,37,000 पूरा वही टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में?